हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो टाटा ELXI का टेक्निकल एनालिसिस के बारे में है। जैसे कि आप जानते हैं, टाटा ELXI का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का यह सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने टाटा ELXI कंपनी के पूरा फंडामेंटल को डिटेल में समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कौन सा वो पैटर्न होता है जिसके ऊपर बेस करके मैं एक कंपनी को खरीदने जाता हूं, या कौन से प्राइस एक्शन के सिचुएशन पे मैं एक कंपनी को खरीदना पसंद करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग टाटा ELXI का जो करंट चार्ट हम लोगों को कह रहा है उस करंट चार्ट के बारे में समझेंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बाद ग्लोबल और इकोनॉमिकल जो पैटर्न बन रहा है या ग्लोबल और इकोनॉमिकल जो अभी एनवायरनमेंट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या वो टाटा ELXI कंपनी को खरीदने के लिए हम लोगों को हेल्प कर रहा है या वो कंपनी को खरीदने के अगेंस्ट में जा रहा है। और सबसे लास्ट में हम लोग समझेंगे कि जो क्वेश्चन मैंने फंडामेंटल वीडियो के आखिर में पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन से ब्रोकर के थ्रू मैं इन्वेस्ट और स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो ये स्टॉक को खरीदने के लिए जो मेरा प्लान था वो एकदम ही सिंपल था। जैसे कि ये स्टॉक यहाँ से गिर के यहाँ पे एक सपोर्ट लेके फिर ऐसा एक वेव बना के जब ये 3000 के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेता, मैं यहाँ पे खरीद लेता स्टॉक। अभी क्वेश्चन ये है क्यों मैं इस स्पेसिफिक सिचुएशन पे स्टॉक को खरीदना चाहता था। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा प्राइस एक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। मार्केट में दो तरीके का फंड होता है, एक होता है स्मार्ट मनी, एक होता है डम मनी। स्मार्ट मनी कहाँ पे खरीदना चाहता है? स्मार्ट मनी हमेशा यहाँ पे नीचे खरीदना चाहता है। देखिए, जब भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है इतना सारा वॉल्यूम जनरल इन्वेस्टर का नहीं हो सकता है। वो हो सकता है बहुत बड़ा कोई रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है, कोई हेज फंड हो सकता है, म्यूचुअल फंड, या कोई फॉरेन कंट्री का कोई बड़ा फंड हो सकता है जो ये स्टॉक को खरीद रहा है। इतना ही सिंपल है। तो जब यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं था, उसके बाद अचानक वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री ले रहा है। तो मैं जब ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाके सपोर्ट लेगा, देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो इस सिचुएशन में मैं यहाँ पे स्टॉक को खरीदना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पीछे एक बहुत बड़ा फोर्सेस है जो इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर ड्राइव करने के लिए हेल्प करेगा। मगर क्वेश्चन अभी ये आता है, यहाँ पे आके स्टॉक क्यों गिर गया है? देखिए, स्टॉक का वैल्यूएशन जो होता है ना, वो स्टॉक के फंडामेंटल के ऊपर होता है या जो इकोनॉमिकल पैटर्न बनता है उसके ऊपर होता है। आगे जाके हम लोग इकोनॉमिकल पैटर्न के बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पे आके जो स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एंट्री लिया था, उन्हें लग रहा था कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूएशन पे है या इकोनॉमिकल पैटर्न अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ से स्टॉक को बेचना चालू किया। देखिए कितने सारे वॉल्यूम में ये स्टॉक बेचा जा रहा था। तो आप कहेंगे यहाँ पे तो सिर्फ इतना खरीदा गया था, तो इतना सारा वॉल्यूम कहाँ से आया? देखिए, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ से स्मार्ट मनी ने खरीदना चालू किया, स्टॉक नीचे ही नहीं गिर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो जितना बार ये स्टॉक नीचे आ रहा है, स्मार्ट मनी इसे खरीदते जा रहे हैं। और जब यहाँ पे सप्लाई बहुत कम हो गया था मगर स्मार्ट मनी का डिमांड उतना था या उससे भी ज्यादा था, तब स्टॉक का प्राइस और भी फास्ट तरीके से बढ़ रहा था। और जिन्होंने इस नीचे खरीदा था या जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और जो ट्रेडर्स है जिसके पास ये स्टॉक था और उनको लगता था कि अच्छा खासा प्रॉफिट वो लोग ले चुके हैं, तो यहाँ पे वो लोग उस स्टॉक को हैंडओवर कर देते हैं स्मार्ट मनी को। तो तब यहाँ पे स्टॉक थोड़ा गिरने के बाद जब सप्लाई एकदम से कम हो जाएगा, तब ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे भी जो ट्रेडर को लगता था कि अभी स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो वो बेच के निकल गए हैं। उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा गिर गया। और जब ये सपोर्ट, कोई एक सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया है, तब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या डे ट्रेडर है, वो इस प्राइस को और नीचे लाने के लिए हेल्प करता है, यानी स्टॉक को शॉर्ट कर देता है। और जब ये पिछले कंसोलिडेशन पीरियड, देखिए यहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा रुका था, तो इस कंसोलिडेशन पीरियड को हम लोग कहेंगे सपोर्ट। तो यहाँ पे जब स्टॉक आ गया, उसके बाद फिर स्मार्ट मनी ने खरीदना चालू किया, तो उसके बाद थोड़ा प्राइस ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे जो डम मनी स्टॉक को लालच में आके खरीदा था, उनको तो अभी लॉस हो रहा है, तो वो पैनिक में आके यहाँ पे फिर से बेच देगा कि कहीं प्राइस और नीचे ना चला जाए।
और कुछ स्विंग ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ पे भी एग्जिट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ पे स्मार्ट मनी फिर से खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्मार्ट मनी को लग रहा है स्टॉक में अभी पोटेंशियल है और स्टॉक वैल्यूएबल है। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए स्टॉक का वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, यानी स्टॉक का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जब सप्लाई बहुत कम हो जाएगा तब ये इकोनॉमिकल एक प्रूवन फैक्टर है। अगर सप्लाई कम होता है और डिमांड कांस्टेंट रहता है या ज्यादा रहता है तो उसे एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे भी सेम केस हुआ है। जब सप्लाई एकदम से कम हो गया और डिमांड कांस्टेंट था या उससे ज्यादा था तो प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा था, मगर मैंने यहाँ पे भी नहीं खरीदा, क्योंकि जब स्टॉक पिछले हाई को तोड़कर यहाँ पे सपोर्ट लेगा मैं यहाँ पे ही उसे खरीदूंगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक अगर सपोर्ट लेता है तो स्टॉक का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी और नहीं है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। आगे जाके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा कि स्टॉक ने ब्रेकआउट किया मगर अगले दिन ही वो नीचे चला आया है। इस स्टॉक के केस में भी सेम हुआ था। तो मुद्दा मामला ये है, अगर प्राइस एक्शन हम लोगों को कहता है कि सॉलिड बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम है, उसके साथ प्राइस भी बढ़ रहा है और स्टॉक सपोर्ट भी ले रहा है ऊपर जाके, तो मैं इस स्टॉक को इस पोजीशन पे खरीदने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके बाद स्टॉक में जब सप्लाई बहुत कम हो जाएगा तो प्राइस ड्रामेटिकली फास्ट ऊपर चला जाएगा। यही था मेरा प्लान, मगर अभी मैं इस स्टॉक को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट तो किया था मगर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया है, और ये क्यों सस्टेन नहीं कर पाया वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे जब सपोर्ट लेगा तभी खरीदूंगा। अगर ये स्टॉक नीचे भी चला आता है और कहीं पे भी अगर सपोर्ट लेके वो ऊपर जाने की कोशिश करता है ह्यूज वॉल्यूम के साथ, मैं तब भी इस स्टॉक को खरीदने के लिए पसंद करूंगा। इसके बाद जो और एक क्वेश्चन आता है इन्वेस्टर्स के मन में कि स्टॉक का जो प्राइस है वो तो उसका फंडामेंटली सपोर्ट करता है। मैं भी यही कह रहा हूँ, फंडामेंटल सपोर्ट करता है, मगर टेक्निकल भी एक बहुत अच्छी चीज है स्टॉक को राइट टाइम पे खरीदने के लिए। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना पसंद करूंगा। TCS जो टाटा कंपनी का ही और एक स्टॉक है, आप जानते हैं पिछले दिन ही TCS का अर्निंग रिजल्ट आया था और ये अर्निंग रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग रिजल्ट जो पिछले क्वार्टर में था उससे ज्यादा आया है, और उसके बाद जो प्रॉफिट भी था वो प्रॉफिट भी ज्यादा आया है। तब भी ये स्टॉक क्यों गिर गया? यानी मार्केट पहले से ही जानता था ये स्टॉक का आने वाले टाइम पे यानी आने वाले क्वार्टर पे परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसके हिसाब से पहले ही स्टॉक को ऑप्टिमिज्म से खरीदा गया था। और जब ये रिजल्ट आया उसके बाद स्टॉक गिरना चालू किया, क्योंकि मार्केट ने तो ऑलरेडी वो प्रीमियम पे कर दिया था। और इसे गिरने में और कौन सपोर्ट कर रहा था? हमारे डोमेस्टिक न्यूज। डोमेस्टिक न्यूज क्या था? जैसे कि कोरोना वायरस का इफेक्ट, यानी आप जानते हैं हाल ही में कोरोना वायरस का जो केसेस है वो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, वो भी एक इसको सपोर्ट कर रहा था कि स्टॉक गिरे। देखिए मार्केट में एक बात तो सच है, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। यानी पहले जो रूमर्स था यहाँ पे कि आने वाले क्वार्टर में TCS अच्छा करेगा, उस रूमर्स की वजह से ट्रेडर्स ने, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने इसे खरीदना चालू किया, मगर जब वो न्यूज आ गया है अल्टीमेटली वो यहाँ पे सेल हो गया था। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, पिछले साल विप्रो ने अपना बायबैक ऑफर किया था, तो जिस टाइम पे बायबैक उन्होंने ऑफर किया था उस डेट के बाद वो स्टॉक प्राइस करीबन 10% के ऊपर चला गया था, मगर फाइनली जब मैनेजमेंट ने वो न्यूज ऑफिशियली डिक्लेयर किया था उसके बाद स्टॉक पूरा गिर गया था। ये होता है बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। तो ये ट्रेडर्स लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, इसलिए अगर अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता है ना किसी भी स्टॉक में, तो खरीदने का और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे फंसाने का कोई भी मतलब नहीं देख पाता हूं मैं। इसलिए राइट टाइम पे खरीदना मैं पसंद करता हूं। अगर स्टॉक में पोटेंशियल है तो स्टॉक अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाएगा। और अभी हम लोग जान लेते हैं हमारा डोमेस्टिक जो मार्केट है या जो इकोनॉमी है वो क्या कह रहा है। देखिए डोमेस्टिक मार्केट अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। आप जानते हैं कोरोना वायरस का जो केस है वो ग्लोबली आप कह सकते हैं या इंडिया का केस भी आप कह सकते हैं, इंडिया में बहुत जल्दी से कोरोना वायरस का केस बढ़ रहा है जो मार्केट में अभी एक फियर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इक्विटी और जो बॉन्ड मार्केट है वहां पे भी बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से मनी मार्केट से निकल जा रहा है और जो रुपये का वैल्यू है वो भी गिर रहा है। इसकी वजह से मार्केट को क्या पता चल रहा है, अगर रुपये का वैल्यू गिर रहा है तो जो रॉ मटेरियल्स है वो इंपोर्ट करने में मार्केट को या कंपनी को दिक्कत होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है।
अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इस करंट सिचुएशन में मार्केट के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए ये एक अच्छा न्यूज नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट अभी गिर रहा है। और अगर ग्लोबली मैं बात करूं तो ग्लोबली अभी मार्केट पैनिक में इसलिए है, ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है वो अभी बहुत ही प्रीमियम प्राइस में है और उस प्राइस में वो सस्टेन करेगा क्या नहीं, ये लोगों के मन में एक डाउट आ रहा है, जिसकी वजह से इस अर्निंग सीजन में यूएस का जो मार्केट है वो भी धीरे धीरे थोड़ा गिर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे जनरली बहुत सारे कंपनीज अपना अर्निंग रिलीज करते हैं। तो जो अर्निंग कंपनी रिलीज करने वाले हैं उस अर्निंग के बेसिस पे अभी मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो क्या सस्टेन कर पाएगा, ये भी मन में एक डाउट है ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के मन में। तो इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट मेरे हिसाब से अभी पैनिक में है, तो जिसकी वजह से मैं अभी वेट करूंगा पेशेंटली, और ये कंपनी और कितना गिर सकता है और कहां पे आके सपोर्ट लेगा उसके लिए मैं वेट करूंगा। तो जब यहां से भी ये अच्छे तरीके से, अच्छे वॉल्यूम से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिविटी होगा, तब मैं इस स्टॉक को खरीदने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप DII FII का रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे देखिए जो FII है वो अच्छे तरीके से सेल कर रहा है और जो DII है वो उस सेल को कंज्यूम करने के लिए हेल्प कर रहा है, यानी ये भी एक बाय नहीं है मगर ये पोर्टफोलियो बचाने का एक कोशिश है जो DII कर रहा है, क्योंकि FII बहुत अच्छी तरीके से सेल कर रहा है और यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए DII आगे आ रहा है। मगर ये एक ओवरऑल ऑप्टिमिज्म नहीं है, ऑप्टिमिज्म तब होगा जब DII भी खरीदे, FII भी खरीदे और अच्छे वॉल्यूम से खरीदे, तब ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिविटी होगा। तो अभी देखने की बात यह है आने वाले टाइम पे क्या इस हाई वैल्यूएशन पे ये टेक्नोलॉजी स्टॉक रहता है या नहीं। अगर नहीं रहता है तो नीचे आने के लिए हम लोग पेशेंटली वेट करेंगे और जब ये कोई भी एक सपोर्ट को टच करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा अच्छे वॉल्यूम से और DII FII अपना अच्छा वॉल्यूम और अच्छा बाइंग प्रेशर दिखाएगा, मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेंड आने की कोशिश करेगा, तब मैं इस स्टॉक को खरीदने की कोशिश करूंगा। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं टाटा एलेक्सी कंपनी अभी मेरे बाय रडार में है और जब भी राइट टाइम मिलेगा मैं टाटा एलेक्सी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना पसंद करूंगा। अगर आप लोग जानते नहीं है कि कैसे मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल चेंज होता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि कब पोटेंशियल रहता है कि मार्केट टर्न अराउंड हो रहा है, कब और कैसे आपको वो पता चल सकता है, तो जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी जानते हैं उस क्वेश्चन का आंसर जो टाटा एलेक्सी के फंडामेंटल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था। तो वहां पे मैंने क्वेश्चन किया था कौन सा वो ट्रिक कंपनी के मैनेजमेंट यूज करता है एक स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए, या जनरल इन्वेस्टर को मैनिपुलेट भी कर सकता है एक कंपनी के मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए 2020 का जो एनुअल रिपोर्ट है टाटा एलेक्सी का, यहाँ पे चेयरमैन डिस्कशन पे बोला हुआ है टू सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू योर कंपनी फेस्ड हेडविंड इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सेगमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर व्हिच लीड टू ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो इसका सिंपली ये मतलब है कंपनी अभी करेंटली बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से जो ऑटोमोटिव सेक्टर है जो कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने का एक सोर्स है, वहां पे बहुत सारा दिक्कतें चल रहा है। तो इससे जो एनालिटिस्ट इस कंपनी को फॉलो अप करता है उन लोगों को क्या पता चलता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में या आने वाले सालों में कंपनी का जो अर्निंग रिजल्ट है वो शायद खराब होने वाला है। तो इसकी वजह से वो लोग ऑलरेडी जो अर्निंग टारगेट कर चुके थे वो अर्निंग टारगेट को कम कर देगा। तो जब कंपनी उसके बाद भी एक अच्छा अर्निंग रिजल्ट लाएगा तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी ने जब ये रिजल्ट निकला था उसके बाद जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा कम आया, मगर एनालिटिक्स जो एस्टिमेट किए थे उससे कहीं ज्यादा आया था। ये परफॉर्मेंस जो कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किया इससे बहुत खराब आने वाला था, मगर अच्छा आया है, थोड़ा ही गिरा था। उसके बाद जब जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था यहाँ से देखिए प्राइस ड्रामेटिकली कंपनी का बढ़ गया था। तो ऐसे ही बहुत सारा ट्रिक कंपनी के मैनेजमेंट यूज करता है एक जनरल इन्वेस्टर को मैनिपुलेट करने के लिए और अपने कंपनी के स्टॉक प्राइस को बढ़ाने के लिए। आगे आने वाले टाइम पे मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और एक बात आप ध्यान में रखिए, जब भी कोई कंपनी एनालिटिस्ट का कोई भी अर्निंग टारगेट को बीट करता है तो 80% केसेस में उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस एप्रिसिएशन होना कंफर्म होता है और जनरली 20% केसेस है जब ओवरऑल मार्केट का कंडीशन खराब होता है तभी उस कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ता है, जैसे कि अभी बहुत सारे कंपनी के साथ भी हो रहा है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या डाउट आता है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर देने का। और अगर आप चाहते हैं आने वाले टाइम पे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन में हेल्पफुल होगा, आप वो टॉपिक भी नीचे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। कोरोना का केसेस बढ़ रहा है, इस टाइम पे आप अपना ख्याल अच्छे तरीके से रखने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।